हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका स्मार्ट आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग इंडियन मैपिंग के अंतर्गत जो टॉपिक सीरीज चल रही थी उसमें हम मिडिल हिमालय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और मिडिल हिमालय के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि ये जो पर्वत श्रृंखला है कि ये ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय के दक्षिण में अवस्थित पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार देखेंगे कि लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई संरचना है। और ये संरचना, ये हम कहें कि भौगोलिक संरचना है कि इसका विस्तार कंटिन्यूसली फॉर्म में नहीं हुआ है, निरंतरता में नहीं हुआ है, बीच में क्या है, खंडित अवस्था में हुआ है। क्योंकि जो लघु हिमालय का जो वेस्टर्न साइड है, पश्चिमी हिस्सा है, आप देखेंगे वो खंडित अवस्था में, डिसेक्टेड या कह सकते हैं ब्रोकन माउंटेन्स के रूप में है, खंडित पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है। आप वहीं पर देखेंगे कि जो इसकी एक महाभारत रेंज है वो कहीं ना कहीं ग्रेटर हिमालय के पैरेलल, समानांतर, एक निरंतर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इसका विकास हुआ है। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वहाँ पर ये हिल्स के रूप में विकसित हुई एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक, दो चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो अगर हमसे कहा जाए कि मध्य हिमालय के बारे में आप क्या जानते हैं, तो पहला इन्फॉर्मेशन क्या होगा कि मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में अवस्थित एक पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर में झेलम नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला। ठीक, और दूसरी बात हमसे क्या कह सकते हैं कि यह पर्वत श्रृंखला उत्तर में मेन सेंट्रल थ्रस्ट से और दक्षिण में मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होती है। क्योंकि हमने कहा था कि जहाँ कंप्रेशनल फोर्स एक्टिव होता है तो वहाँ पर हमें कंप्रेशनल फॉल्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि हिमालय जो माउंटेन रेंज है, कहीं ना कहीं वो टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं उनके आमने सामने मूवमेंट करने से, कंप्रेशनल फोर्स के एक्टिव होने से विकसित हुई वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। लेकिन अगर हमसे कहा जाए जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ठीक, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट एक बैलीनुमा स्ट्रक्चर है, घाटीनुमा संरचना है, जिसका विकास कंप्रेशनल फोर्स के एक्टिव होने का हुआ है। अगर हम ये देखें कि घाटीनुमा संरचना है तो ये कहीं ना कहीं एक एक्यूट एंगल पर है, न्यून कोण घाटी है। न्यून कोण घाटी होने का मतलब क्या है कि जब किसी स्थल खंड पर दोनों तरफ से कंप्रेशनल फोर्स एक्टिव होता है तो उसके इस स्लोप होते हैं, जो ढाल होते हैं, वो तीव्र हो जाते हैं। अर्थात दो ढाल के बीच में यदि एंगल 90 डिग्री से अत्यधिक कम हो जाए तो हम ये बोलेंगे कि वह एक्यूट एंगल पर निर्मित संरचना है। तो पहली बात क्या है कि जो मिडिल हिमालय है और जो ग्रेटर हिमालय है, इसके बीच में एक वैली स्ट्रक्चर घाटीनुमा संरचना मिलती है, जिसे हम लोग MCT कहते हैं। और ये एक एक्यूट एंगल पर निर्मित संरचना है, घाटी है। ठीक, दूसरी देखेंगे अगर हम मिडिल हिमालय के साउथ में देखेंगे तो MBF है, जो एक ऑब्ट्यूस एंगल पर, अधिक कोण पर निर्मित एक घाटीनुमा संरचना है, जो मिडिल हिमालय को शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय से अलग करती है। वहीं पर MCT क्या है कि ये मिडिल हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करती है। ठीक, अर्थात दो कंप्रेशनल फॉल्ट के बीच में एक कह सकते हैं माउंटेन रेंज के रूप में लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, विकास हुआ है, जिसके लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, टेक्टोनिक फोर्स, कंप्रेशनल फोर्स एक्टिव है या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। ठीक, कुछ चीज़ों को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है क्या मिडिल हिमालय को हम भारत के सभी राज्यों में मिडिल हिमालय के नाम से ही जानते हैं? तो आप ये देखेंगे कि इस पर्वत श्रृंखला को भारत के अलग अलग राज्यों में या जिसका विकास जिन जिन राज्यों में हुआ है वहाँ अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में से पीर पंजाल रेंज के नाम से देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में से धौलाधर रेंज के नाम से देखते हैं, और वहीं आप नेपाल में से देखेंगे तो हम इसे महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। साथ ही आप अगर इसे अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो डफला, मिरी, अबोर और मिसमी जैसी हिल्स के रूप में से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो मिडिल हिमालय आप देखेंगे कि है तो एक माउंटेन रेंज के रूप में, लेकिन ये आज के समय एक हमें हिल जोन के रूप में देखने को मिलता है, एक पहाड़ी क्षेत्र के रूप में देखने को मिलता है,
जिसकी वजह इस पहाड़ों का होने वाला कटाव, और साथ में अब कटाव कैसे हो सकता है, उसके लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग सब्जेक्ट के अंदर जानने का प्रयास करेंगे, इस क्लास को मैपिंग के माध्यम से समझने का प्रयास करना है ना। तो आउटलाइन मैपिंग के माध्यम से कुछ चीज़ों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, हेडिंग बनाते हैं पहले हम लोग, मिडिल हिमालय, मिडिल या लेसर हिमालय, ठीक। इसे ही हम लोग मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक। और ये जो मिडिल हिमालय है, इसके नॉर्दर्न साइड में, उत्तरी दिशा में, नॉर्दर्न साइड में, उत्तरी दिशा में हमें एमसीटी देखने को मिलता है। एमसीटी को बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। तो कहेंगे यह एक्यूट एंगल पर, एक्यूट एंगल पर या न्यून कोण पर निर्मित एक घाटीनुमा संरचना है, घाटीनुमा संरचना, ठीक, घाटीनुमा संरचना। दूसरा, अगर हम इसके साउथ वर्ड में देखें, दक्षिण दिशा में देखें, साउथ साइड में, तो यहां पर हमें एमबीएफ मिलता है। एमबीएफ का मतलब है मैन बाउंड्री फॉल्ट, मैन बाउंड्री फॉल्ट। ये ऑब्ट्यूज एंगल पर, ऑब्ट्यूज एंगल पर या अधिक कोण पर, अधिक कोण पर निर्मित घाटीनुमा संरचना है, घाटीनुमा संरचना। जब आपसे एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए, जैसे ये कोई एक फोल्ड माउंटेन है, अगर किसी फोल्ड के दो लिम्स के बीच में, भुजाओं के बीच में एंगल 90 डिग्री से कम हो जाए तो वो कहीं ना कहीं एक्यूट एंगल पर निर्मित संरचना होगी। और जब एंगल एक्यूट हो जाएगा या न्यून कोण हो जाएगा तो जो ढाल होते हैं किसी भी फोल्ड के अंतर्गत, वो स्टीप स्लोप होते हैं। स्टीप स्लोप का मतलब तीव्र ढाल हो जाएंगे। वहीं पर आपसे कहा जाए कि ये ऑब्ट्यूज एंगल पर निर्मित संरचना है, तो ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हुआ कि अधिक कोण हो गए। अधिक कोण का मतलब दो बलन की भुजाओं के बीच में यदि कोण 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में, जैसे हमने ये देखा इस तरीके से कोई हमें एक देखने को मिलती है, अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री बीच में एंगल देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि वो एक ऐसी संरचना है जो ऑब्ट्यूज एंगल पर निर्मित है। बलन की दो भुजाओं के बीच में यदि 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में एंगल देखने को मिलता है तो उसे हम बोलेंगे अधिक कोणीय या ऑब्ट्यूज एंगल पर निर्मित एक घाटी है या संरचना है, ठीक। जिसके ढाल कैसे होंगे, स्लो ढाल होंगे, मंद ढाल होंगे। जिसके ढाल कैसे होंगे, मंद ढाल होंगे, ठीक। तो अब आपसे कहा जाए कि उत्तर में किससे अलग हो रही है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग हो रही है, और साउथ में किससे अलग हो रही है, मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग हो रही है, ठीक। अर्थात हम जो कह सकते हैं कि एमसीटी और एमबीएफ के बीच में, है ना, फोल्डेड माउंटेन के रूप में एक बलित पर्वत श्रृंखला के रूप में निर्मित एक संरचना है, जो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश में आप देहांग नदी तक इसका विस्तार में देखने को मिलता है। अगर इस पर्वत श्रृंखला को हम ये देखें कि इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 4000 मीटर के आसपास है, लेकिन कुछ बुक्स आप स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि किसी में 3000 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई को माना गया है। तो ऑन एन एवरेज की हम बात करें तो सारी चीज़ों को ध्यान रखें तो हम ये कहेंगे कि जो इसकी औसत ऊंचाई है वो 4000 मीटर के आसपास है, ठीक। और लेसर हिमालय कहाँ है कि ये ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय के दक्षिण अवस्थित है, जो एमसीटी और एमबीएफ के बीच में अवस्थित एक बलित पर्वत श्रृंखला के रूप में है। इसे भारत में
अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम थोड़ा रफ करेंगे और चीज़ों को समझते हैं। आप देखेंगे कि जो इसका विस्तार है, जिसका एक्सटेंशन है, वो आप अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें, जिसे हम लोग पीर पंजाल के नाम से जानते हैं, पीर पंजाल रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका अधिकतम विस्तार जम्मू कश्मीर में है, लेकिन कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में भी जाता है ना। लेकिन देखा जाए कि अधिकतम विस्तार इसका कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर आता है। दूसरा, हम लोग इसे हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज के नाम से जानते हैं, धौलाधर रेंज है ना, धौलाधर पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। और अगर हम उत्तराखंड की ओर चलें तो उत्तराखंड में आप देखेंगे कि इसे हम लोग नाग टिब्बा रेंज, नाग टिब्बा रेंज, या हम लोग कहें इसको मसूरी रेंज, मसूरी रेंज है ना, या हम कहें इसको रतनपीर रेंज, रतनपीर रेंज, या कहें इसको हम कुमायूं, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, हिमालय के नाम से। तो मोस्टली किसके नाम से जानते हैं, नाग टिब्बा रेंज। वहीं पर आप देखेंगे कि आप इसे नेपाल के अंतर्गत, नेपाल में से हम महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं, महाभारत रेंज है ना, जिसे हम बोलते हैं महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। अगर इसका विस्तार हम लोग अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं, कहाँ देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, तो आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में से हम लोग डफला हिल्स, डफला हिल्स, मिरी हिल्स और अबोर हिल और मिसमी हिल के नाम से जानते हैं, मिसमी हिल के नाम से। ठीक, तो कहेंगे इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार नेपाल से होते हुए क्या हुआ है, भारत के कुछ स्टेट में हुआ है, जहाँ जम्मू कश्मीर में से पीर पंजाल रेंज के नाम से जानते हैं, वहीं इसे हिमाचल प्रदेश में से धौलाधर रेंज के नाम से जानते हैं, और आप देखेंगे कि उत्तराखंड में से नाग टिब्बा रेंज के नाम से जानते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में से अलग अलग नाम से जानते हैं, है ना, चाहे वो डफला है, मिरी है, मिसमी है, या अबोर हिल के रूप में देख रहे हैं। ठीक, अगर हमसे कहा जाए कि जो पीर पंजाल रेंज है ना, तो पीर पंजाल रेंज क्या है कि मिडिल हिमालय की या लेसर हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसका अधिकतम विस्तार जम्मू कश्मीर देखने को मिलता है। ठीक, और पीर पंजाल रेंज को आप देखेंगे कि ये लगभग किस अवस्था में है कि ये ग्रेटर हिमालय के समानांतर है, और हमें पता है कि ग्रेटर हिमालय को लघु हिमालय से या लेसर हिमालय से अलग करने वाली संरचना उसे MCT बोलते हैं। तो जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो ये देखा था कि जो ग्रेटर हिमालय है उसका एक भाग जास्कर हिमालय के रूप में भी है, जिसे हम जास्कर रेंज के रूप में देखते हैं। तो ग्रेटर हिमालय का जास्कर रेंज और लेसर हिमालय का पीर पंजाल रेंज, इन दोनों के बीच में जो MCT घाटी का विकास हुआ है उसे हम लोग कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। जहाँ हमने जानने का प्रयास किया था कि यहाँ करेवा सॉइल का विकास होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, केसर की खेती को अधिक महत्व दिया जाता है और केसर का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। ये जानने का हमने पिछली वीडियो में प्रयास किया था। दूसरी बात आप देख रहे होंगे कि जो पीर पंजाल रेंज है, यहाँ कुछ आपको पासेस या दर्रे देखने को मिलते हैं। जैसे एक है पीर पंजाल दर्रा या पास है। जो पीर पंजाल पास है वो क्या करता है, जम्मू को बारामूला सेक्टर से जुड़ता है। ठीक, दर्रे का मतलब क्या है कि दो पहाड़ियों के बीच में ऐसा स्थान जहाँ से आवागमन हो सके, एक समतल एरिया का विकास हो गया हो। तो वहीं पर यहाँ देखेंगे कि इस पर एक पीर पंजाल पास है जो जम्मू को बारामूला से जोड़ता है। वहीं पर देखेंगे पीर पंजाल रेंज पर ही आप यहाँ पर बनिहाल पास को देखेंगे, बनिहाल दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है।
और बनिहाल पास के अंतर्गत ही जवाहर सुरंग को बनाया गया था, जिसे जवाहर टनल के नाम से जानते हैं, जो लगभग 2.8 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है। आज के समय ये सभी मौसम में, चाहे वो विंटर सीजन हो, चाहे वो वर्षा का सीजन हो, या कैसे कहें हम आपको, या समर सीजन हो, ग्रीष्म ऋतु हो, सभी समय में यहाँ से आवागमन सुनिश्चित हो सकता है। ठीक। तीसरी बात अगर हमसे कहा जाए कि जो पीर पंजाल रेंज है, ठीक, इसके जो ईस्टर्न भाग होगा, पूर्वी भाग है, वहाँ पर दो माउंटेन, एक देव टिब्बा और इंद्रसन माउंटेन, इसके सबसे हाईएस्ट पीक है। देव टिब्बा हो गया या इंद्रसन माउंटेन हो गया, जिसके देव टिब्बा क्या है, हाईएस्ट पीक है, इसका सबसे ऊंचा भाग है पीर पंजाल रेंज का। ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए थी, हमारी पीर पंजाल रेंज के लिए थी। और दूसरा क्या है कि अब हमसे कहा जाए कि पीर पंजाल रेंज के बारे में आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, या हम इसे लैंग्वेज देने का प्रयास करें, तो हम क्या दे सकते हैं कि पीर पंजाल रेंज लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जिसका अधिकांशतः विस्तार जम्मू कश्मीर में हुआ है, और ये जम्मू कश्मीर में लगभग ग्रेटर हिमालय के समानांतर विकसित हुई श्रृंखला है। और ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो घाटी का विकास हुआ है, उसे हम कश्मीर घाटी कहते हैं। यहाँ पर अवस्थित जो पीर पंजाल दर्रा है, जो पास है, वो जम्मू को बारामूला से जोड़ता है, और बनिहाल दर्रा है, वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और इसी पर्वत श्रृंखला के सदर्न ईस्ट में, दक्षिण पूर्व दिशा में देखेंगे तो देव टिब्बा और इंद्रसन, दो माउंटेन पीक का विकास हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक। ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी है, हमारी पीर पंजाल रेंज से है। दूसरा आपसे कहा जाए कि लेसर हिमालय को ही हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज के नाम से जानते हैं, है ना। अगर कहीं आपको इस तरीके से धौलाधर लिखा हुआ है तब भी कोई दिक्कत वाली बात है ना, धौलाधर रेंज के नाम से जानते हैं। धौलाधर रेंज का भी विकास ग्रेटर हिमालय के या महान हिमालय के लगभग समानांतर विकास हुआ है इसका भी। और जब ग्रेटर हिमालय और धौलाधर रेंज जो लेसर हिमालय के रूप में है, इनके बीच में जो घाटी हमें देखने मिलती है, जो वैली का विकास हुआ है, उसे हम लोग कुल्लू वैली, लाहौल स्पीति वैली, है ना, कांगड़ा वैली के नाम से जानते हैं। तो कहेंगे कि यहाँ पर जो एमसीटी है, जो लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में है, उसे हम लोग लाहौल स्पीति वैली, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली के नाम से जानते हैं। ठीक। तीसरी बात हम लोग देखेंगे कि जो लेसर हिमालय का उत्तराखंड में जो विकास हुआ है, वो एक तरीके से ट्रांसवर्स स्पुर्स के रूप में है। ट्रांसवर्स स्पुर्स का मतलब क्या हुआ कि वहाँ स्टीप स्लोप्स देखने को मिलते हैं, आपको तीव्र ढाल देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात क्या है कि वो अनुप्रस्थ शाखाओं के रूप में विकसित हुई एक पहाड़ी के रूप में, या कहें कि पर्वतों के रूप में विकसित हुई श्रृंखला है। जहाँ जो नाग टिब्बा है, वो नाग टिब्बा क्या है कि लेसर हिमालय या मध्य हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है। कौन से सबसे हाईएस्ट पीक है? तो हम लोग कह सकते हैं कि जो नाग टिब्बा है वो लेसर हिमालय की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। ठीक। वहीं पर और कहा जाए आपसे कि जो लेसर हिमालय का जो उत्तराखंड विकास हुआ है या नेपाल के साथ में जो विकास हुआ है, वहाँ पर नाग टिब्बा, रतनपीर, हुमायूं और आप जो देख रहे हैं मसूरी रेंज, ये ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो अनुप्रस्थ शाखाओं के रूप विकसित हुई। किसके रूप विकसित हुई हैं? अनुप्रस्थ शाखाओं के रूप विकसित हुई। वहीं पर जैसे ही आप उत्तराखंड से नेपाल में क्रॉस करेंगे तो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में जो नेपाल के क्षेत्र में लेसर हिमालय का जो विकास हुआ है, उसे महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। यही महाभारत लेक देख रहे हैं आप लोग, महाभारत रेंज के नाम में जानते हैं। और इसका विकास ग्रेटर हिमालय के लगभग समानांतर और निरंतर विकसित हुई संरचना है। निरंतर विकसित मतलब कॉन्टिन्यूसली है, बीच में कोई कटाव देखने को नहीं मिलता है। वहीं पर आपसे कहा जाए कि तीस्ता नदी से लेकर और दिहांग नदी के बीच में अरुणाचल प्रदेश में इसका विकास छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में हुआ है,
विकास छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में आज देखने को मिलता है, इससे पहले नहीं था। इससे पहले था एक कंटिन्यूसली इसका विकास हुआ, लेकिन बहने वाली नदियों के द्वारा किए जाने वाले कटाव के कारण आज यहाँ पर ये पर्वत श्रृंखला में पहाड़ियों के रूप में देखने में नजर आती है, जैसे हम लोग डफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल और मिसमी हिल के नाम से जानते हैं। ठीक, आप देखेंगे कि जो ये डफला हिल्स हैं या मिरी हिल्स हैं या अबोर हिल्स हैं, ये एक आइसोलेटेड स्पेरिकल हिल्स के रूप विकसित हुई है, जिसको हम बोलते हैं विलगित गोलीय पहाड़ियों के रूप में विकसित हुई है, क्योंकि ऊपर से होने वाली बरसात के कारण, होने वाले इरोजन के कारण इनका स्वरूप कैसा हो गया है, गोलाकार हुआ है। और होने वाले लैंडस्लाइड के कारण जो इनके अवसाद हैं, इस पहाड़ों से टूटने वाले जो सेडिमेंट्स हैं, इनके पर्वतपदी क्षेत्रों में जमाव होने से, डिपोजिशन होने से क्या हुआ है कि वहाँ पर एक हॉग बैक स्थलाकृति का विकास हुआ है, या हॉग बैक टोपोग्राफी के रूप में हमें एक स्थलाकृति देखने को मिलती है, जो किसका हिस्सा है, हम लोग कहेंगे कि वो लेसर हिमालय का हिस्सा है। ठीक, अब हमसे अगर लैंग्वेज देना हो इस सवाल को कि धौलाधर रेंज के बारे में आप क्या जानते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि धौलाधर रेंज लेसर हिमालय का भाग है, जिसका अधिकांशतः विस्तार हिमाचल प्रदेश में हुआ है। यह पर्वत श्रृंखला लगभग ग्रेटर हिमालय के समानांतर है, और क्योंकि ग्रेटर हिमालय और धौलाधर रेंज के बीच में अवस्थित एमसीटी घाटी को यहाँ पर हम लोग कुल्लू घाटी के रूप में, या लाहौल स्पीति घाटी के रूप में, या कांगड़ा घाटी के रूप में देखते हैं। और धौलाधर रेंज लेसर हिमालय की सबसे दक्षिण दिशा में या सबसे दक्षिणतम अवस्था में अवस्थित या उपस्थित पर्वत श्रृंखला है। ठीक, और हम लोग इसके बारे में कहा जाए कि देखिए धौलाधर रेंज एक कहा जाए कि अगर हम इसके रेंज का अगर हम मीनिंग निकालें, इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो एक संस्कृत वर्ड है धौला। धौला का मतलब होता है उजला, सफ़ेद होना। तो कहीं ना कहीं यहाँ स्नो कवर्ड होने के कारण या बर्फ़ हिम वर्षा होने के कारण, ये स्नो से आच्छादित होने के कारण इसे हम लोग कहीं ना कहीं धौलाधर रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक, आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक संकीर्ण घाटी देखने को मिलती है एमसीटी ग्रुप में। एक्यूट एंगल है तो संकीर्ण घाटी रूप विकास हुआ होगा। साथ ही आप देखेंगे जो इसके जो स्लोप है, जो ढाल है, अत्यधिक तीव्र है, ये हम लोग इस पर देख रहे हैं। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि धौलाधर रेंज लेसर हिमालय के सबसे दक्षिण में अवस्थित पर्वत श्रृंखला है। ठीक, तीसरा आपसे कहा जाए कि लेसर हिमालय को उत्तराखंड में नाग टिब्बा रेंज के रूप में देखते हैं, जहाँ मंसूरी रेंज, रतनपीर रेंज है ना, और आपका कुमायूं हिमालय, ये लेसर हिमालय का वह भाग है जिसे हम अनप्रस्थ शाखाओं के रूप में देखने को मिलता है, या ट्रांसवर्स स्पुर्स के रूप में देखने को मिलता है। वहीं पर आप देखेंगे कि नेपाल के अंतर्गत लेसर हिमालय को महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं, और ये महाभारत रेंज नेपाल का लगभग 64%, 64% भाग कवर करता है। उसके भूभाग पर फैली हुई संरचना है। ठीक, और जो नेपाल रेंज है, जो महाभारत रेंज है, और जो ग्रेटर हिमालय के बीच में जो एमसीटी है, उससे निर्मित जो घाटी है उसे हम काठमांडू वैली कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, काठमांडू वैली या काठमांडू घाटी भी कहते हैं। काठमांडू घाटी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, काठमांडू घाटी भी कहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है। अगर इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा और जानने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन और ठीक होगी। जैसे अगर हम अपने इंडिया मैप को तैयार करें, हमें पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझने का प्रयास करना है थोड़ा बहुत, है ना। इस तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। हम लोग अगर जम्मू कश्मीर बात करें तो हम देख रहे थे यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला विकास हुआ है,
जिसे हम लोग ग्रेटर हिमालय कह रहे थे, ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय। ठीक, इसके बीच में जो एक घाटीनुमा संरचना उसे एमसीटी कह रहे थे, और इसके साउथ में अभी हम जो देख रहे हैं उससे हम देख रहे हैं कि यहाँ एक पीर पंजाल रेंज है। कौन सी रेंज है? पीर पंजाल रेंज, जो लेसर हिमालय का भाग है। ठीक, इसके साउथ हम देख रहे हैं तो यहीं पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक धौलाधर रेंज का विकास हुआ। किसका विकास हुआ है? धौलाधर रेंज। यहाँ पर नाग टिब्बा रेंज देखने को मिल रहा था हमें। ठीक, और जैसे ही नेपाल में जा रहे थे तो उसे हम महाभारत रेंज के रूप में देख रहे थे, है ना, महाभारत रेंज के रूप में देख रहे थे। और जैसे ही आप आगे गए तो अरुणाचल प्रदेश में से डफला, मिरी, अभोर और मिसमी हिल के रूप में देख रहे थे। अगर हम इसको पीर पंजाल नाम दे दें, पीर पंजाल, इसको हमने धौलाधर रेंज नाम दे दिया, इसको हमने नाग टिब्बा रेंज नाम दे दिया, इसको हमने महाभारत रेंज नाम दे दिया, और इसे हमने डफला हिल दे दिया, इसे हमने मिरी हिल दे दिया, इसको हमने अबूर हिल नाम दे दिया, और इसे मिसमी हिल नाम दे दिया, है ना। आप ये देखेंगे कि इनके बीच में जो एक घाटी देखने को मिलती है हमें, है ना, उसे हम बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट, है ना। और इसके साउथ में जो घाटी देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं MBF, मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक, तो अगर हमसे कुछ सवाल अगर देखे जाए तो यूपीएससी से संबंधित क्या हो सकता है कि लेसर हिमालय के बारे में आपसे जो इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक हो सकती है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का संबंध आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से हो जाता है, लेकिन इसकी जो पढ़ाई करनी है हमें वो जीएस के संदर्भ में करनी है। तो जीएस के संदर्भ में क्या करना है कि आपसे लेसर हिमालय के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है तो उसका आंसर देते समय हमें क्या करना होगा, कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझना होगा, जानना होगा। अगर हम और ओवरऑल जो अभी पढ़े हुए हैं अगर उसे हम लैंग्वेज देना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लघु हिमालय है ये महान हिमालय के दक्षिण में अवस्थित एक पर्वत श्रृंखला है जिसका विकास, है ना, MCT और MBF दो कंप्रेशनल फॉल्ट के बीच में हुआ है, जो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी से लेकर असम के दिहांग नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है, जिसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज के नाम से, जिसे हम लोग हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज के नाम से, और उसे ही हम लोग नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से और उत्तराखंड में नाग टिब्बा रेंज के नाम से, और अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, मिसमी और अबूर हिल के नाम से जानने के नाम से जानते हैं। ठीक, हमने जहाँ पीर पंजाल को देखा कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में है और यहीं पर हमें कश्मीर घाटी का विकास देखने को मिलता है, कश्मीर वैली कहते हैं। ठीक, धौलाधर रेंज के बीच में कुल्लू और आपने देखा लाहौल स्पीति, है ना, और साथ में आपने देखा था कांगड़ा वैली का विकास हुआ है। और जैसे महाभारत रेंज में और ग्रेटर हिमालय के बीच में आपने इसे काठमांडू वैली के रूप में देखा, काठमांडू घाटी का विकास हुआ है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। और देखिए, अगर यही हमारी क्लास ऑप्शनल की हो तो हम लोग इसकी स्पेसिफिक स्टडी करते हुए चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। वहाँ ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का जो हैबिटेट है, आवास है, और ये यहाँ की इकोलॉजी है वो किस प्रकार की है, उसको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जो चट्टानें मिलती हैं, रॉक्स मिलती हैं, वो किस प्रकार की रॉक्स का विकास हुआ है। और आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो सॉइल देखने को मिल रहा है, जिसे हम लोग दून सॉइल के रूप में भी जानते हैं, उसका भी विकास हो रहा है, वह किसकी खेती के लिए अधिक उपयोगी हो सकता है, और कौन सा मानव समुदाय का यहाँ सबसे अधिक विकास है। ठीक, और वहाँ ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर या लेसर हिमालय पर हमें एक निरंतर रूप से हिम रेखा, स्नो लाइन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ हिम वर्षा होती है, फरवरी और मार्च के महीने में होती है। तो इसका हम क्लाइमोलॉजी से संबंध करने का प्रयास करेंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी जोड़ने का प्रयास करेंगे, और जनसंख्या भूगोल से जोड़ते हुए समझने का प्रयास करेंगे। जीएस की क्लास के संदर्भ में इतना हमारे लिए सफिशिएंट होगा। और अधिक इन्फॉर्मेशन जानने की आवश्यकता है तो आप हम लोग कमेंट कर सकते हैं, और कोई अगर चीज़ और जिज्ञासा है जानने की तो कमेंट करेंगे, उसके हिसाब से हम आपको इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।